जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। दोस्तों, जब कोई कैडेट अपनी ट्रेनिंग के आखिरी फेज में पहुंचता है तो वो युद्ध में शामिल होने के एक कदम और नजदीक पहुंच जाता है। और युद्ध में किसी सैनिक को जीतने के लिए दो गुणों की बहुत आवश्यकता होती है, वीरता और विवेक। यही दो गुण कैडेट्स के अंदर इनकलकेट करने के लिए बना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। किस तरह से इंडियन मिलिट्री एकेडमी का फाउंडेशन होता है, कैसी इसकी कार्यशैली है और कैसे एक से बढ़कर एक सूरमा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने देश को दिए। तो आइए देर ना करते हुए सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इतिहास को जानते हैं कि आखिर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ कैसे। दोस्तों, सन जब से ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी थी, यानी कि लगभग 1776 से लेकर तो बहुत लंबे आगे वक्त तक कभी भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अफसर बनने का अवसर नहीं मिलता था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हुआ करती थी इंडियन सोल्जर्स के लिए। लेकिन फिर आता है 1914 में वर्ल्ड वॉर वन में भारतीय सैनिक अलग अलग मोर्चों पर पूरी दुनिया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए एक से बढ़कर एक कारनामों को अंजाम देते हैं और अपनी बहादुरी और काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद खुद अंग्रेज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, उसके तहत एक रास्ता खोलते हैं कि वो इंडियन लड़के जो एजुकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, फिजिकली और मेंटली रॉबस्ट हैं, भारतीय सेना में या ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अफसर बन सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर इस तरह का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था जो कि भारत के लड़कों को भारत में ही ट्रेन करके अफसर बना सके। और जितने भी लड़के सिलेक्ट किए जाते थे उन्हें जाना होता था इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए। और उस कॉलेज का नाम था रॉयल मिलिट्री कॉलेज, जो कि सैंडहर्स्ट में मौजूद था। तो सारे लड़के वहां जाके ट्रेनिंग लेते थे और लगातार इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप का एक दबाव था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि एक ऐसी एकेडमी भी बनाई जाए जो भारत में ही अफसरों को ट्रेन करे। क्योंकि एक बात तो तय थी कि आज नहीं तो कल भारत को आज़ादी मिलके ही रहेगी। और जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी, ऐसे में अगर भारत के पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं हो जो ऑफिसर्स को ट्रेन कर सके अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो भारत को नए सिरे से इस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाने में बड़ी मुश्किलें पेश आएगी। इसीलिए अंग्रेजों के ऊपर लगातार दबाव था इस बात का कि वो कोई ऐसा मिलिट्री इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे जो भारत के अंदर भारत के लड़कों को ट्रेन करे ऑफिसर बनने के लिए। जब, जैसे कि आप ये फोटोग्राफ देख सकते हो, ये चल रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो कई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसी मुद्दे को अंग्रेज सरकार के सामने उठाया भी कि हमें एक ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है जो हमारे लड़कों को यहीं पे ऑफिसर्स बनने के लिए ट्रेन कर सके। और क्योंकि भारत का दावा बहुत मजबूत था और बहुत ही रीजनेबल भी था, इसीलिए अंग्रेज हुकूमत ने इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करी और एक कमेटी बनाई गई। जिस कमेटी को लीड किया, इस कमेटी का नाम था इंडियन मिलिट्री कमेटी और उस कमेटी को लीड किया था जनरल सर फिलिप शैटवुड। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, आप में से बहुत से लोग सिलेक्ट होकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे और उस इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर इस फोटोग्राफ को आप रोज देखेंगे, क्योंकि यही फाउंडर माने जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के। वो कमेटी जिसने इस बारे में विचार विमर्श किया था और रेकमेंडेशंस दिए थे कि क्या भारत में कोई नया इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो कैसा बनना चाहिए, वो यही जेंटलमैन थे। इनका नाम है जनरल सर फिलिप शैटवुड। और इसीलिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो सबसे बड़ी, सबसे सामने दिखने वाला जो एक पोस्टर बिल्डिंग है, वो इन्हीं के नाम पर है। आज भी उसे शैटवुड बिल्डिंग कहा जाता है। तो ये तो रही इंडियन मिलिट्री एकेडमी की शुरुआत कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय सैनिकों को अफसर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात को पुश किया कि हमारे देश में भी एक मिलिट्री एकेडमी होनी चाहिए। और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए जनरल सर फिलिप शैटवुड ने एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट किया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी एस्टैब्लिश होती है 1 अक्टूबर 1932 को। हालांकि इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन तो बाद में किया गया था, लेकिन एक्चुअली इसने फंक्शन करना शुरू कर दिया था
October 1932, यानी कि आज से लगभग 89 ईयर्स पहले। तो इसी के साथ में इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनती है और पहली बैच उसमें बनती है 40 लड़कों की। वो 40 जेंटलमैन कैडेट्स जो आगे चल के ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि उन 40 लड़कों की बैच में से एक ऑफिसर थे, यानी कि एक जेंटलमैन कैडेट थे, सैम मानेकशॉ, जो आगे चल के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम से भी जाने गए थे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट तो हो जाता है और काफ़ी कंसोलिडेटेड एस्टैब्लिशमेंट होता है। एक साल में 2 बैचेस ये लोग पास आउट करते थे जेंटलमैन कैडेट्स की, और हर बैच में 40 कैडेट्स हुआ करते थे। आज ये नंबर बहुत बढ़ चुका है और आज ये एकेडमी अपने आप में बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर चुकी है और दुनिया के बेस्ट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में से टॉप 3 में ये है। आइए आगे बात करते हैं किस तरह से ये काम करती है और कौन कौन लोग एक्चुअली आज की तारीख में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला, एनडीए पास्ड आउट कैडेट्स, वो सारे कैडेट्स जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग ले चुके होते हैं और आर्मी कैडेट्स कहलाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब आप जाओगे तो यू विल हैव द चॉइस ऑफ आर्म्स। आप आर्मी कैडेट बन सकते हो, एयरफोर्स कैडेट बन सकते हो या नेवल कैडेट्स बन सकते हो। लेकिन अगर आप आर्मी कैडेट हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर तो वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप सीधे जाएंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। दूसरा, डायरेक्ट एंट्री थ्रू सीडीएस। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग या पढ़ाई नहीं की हुई होती है, लेकिन वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा जरिया होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्जामिनेशन। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्जामिनेशन में भी जो लड़के मैथमेटिक्स के पेपर को और जीएस के पेपर को सॉल्व करते हैं, उसमें अच्छा नंबर लेके आते हैं, उन्हें भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिलता है अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। तीसरा, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स। टेरिटोरियल आर्मी की एंट्री आप सभी जानते हो कि 18 से 42 इयर्स के बीच की होती है और जो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ऑफिसर बनते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है कि टेरिटोरियल आर्मी जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह सब बाद में होती है, ऑफिसर आप पहले बन जाते हो। तो ऑफिसर ऑलरेडी कमीशन होने के बाद टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और फौजी तौर तरीके और कार्रवाइयों को बेहतर समझने के लिए 3 महीने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेन होते हैं। देन देयर आर आर्मी कैडेट कोर, जो कि एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो फौज होती है उस फौज के अंदर ही बहुत सारे एनसीओज और जेसीओज होते हैं। ये एनसीओज और जेसीओज जब ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कि वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कर रहे हो, एज की और क्वालिफिकेशन की, और उसके बाद उनकी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है। उन एग्जाम्स को भी अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो दे गो थ्रू एसएसबी, और अगर एसएसबी में भी वो रेकमेंड होते हैं तो फिर वो एसीसी का हिस्सा बनते हैं, जहां पे उनको तैयार करवाया जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। तो वो कैडेट्स भी जो सैनिक से या नाविक से या एयरमैन से ऑफिसर बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, उनकी ट्रेनिंग भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यंग कैडेट्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। बहुत सारे, पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे हमारे काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस हैं और उस रिलेशन में गिव एंड टेक होता है। वो हमें कुछ दे सकते हैं, हम भी उन्हें कुछ दे सकते हैं। तो एक वो चीज़ जो हम उन्हें दे सकते हैं वो है मिलिट्री ट्रेनिंग, क्योंकि भारत की सेना दुनिया की बेहतरीन सेना है। मेरे ख्याल से दुनिया की बेस्ट आर्मी अगर कोई है तो वो इंडियन आर्मी ही है, और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी दुनिया में द बेस्ट। तो हमारे फ्रेंडली नेशंस जो हमारे जितने इक्विप्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उनके लड़कों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, जाम्बिया एक ऐसी कंट्री है, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है, अफ़गानिस्तान एक ऐसी कंट्री है, म्यांमार एक ऐसी कंट्री है, किर्गिस्तान एक ऐसी कंट्री है, एंड मैनी मोर। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, बहुत लंबी लिस्ट है उन कंट्रीज़ की, जिनके लड़के, जिनके कैडेट्स आते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर अपने देश में वापस सर्व करने के लिए चले जाते हैं। तो ये वो सारे कैडेट्स होते हैं, ये वो सारे लकी गाइज एंड पीपल होते हैं जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बेहतरीन, सोफिस्टिकेटेड और हाईली एडवांस्ड
ट्रेनिंग को हासिल करते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से ये काम करती है। जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करोगे तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते ही आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी सेना में आ गए हो और आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव होगा जैसे कि सेना में किसी सैनिक का होता है, और आपको इमीडिएटली किसी रेजिमेंट से या किसी यूनिट से जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आईएमए कैडेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ रेजिमेंट विथ 4 ट्रेनिंग बटालियंस। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर भी हमने देखा था कि वहाँ पे शिवाजी बटालियन थी और महाराजा रंजीत सिंह बटालियन थी। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 4 ट्रेनिंग बटालियंस है और हर बटालियन के साथ में बहुत सारी कंपनीज अटैच्ड है। तो ज़रा देखें हम कौन कौन सी बटालियंस हैं। करियप्पा बटालियन, थिमैया बटालियन, मानेकशॉ बटालियन एंड भगत बटालियन। ये जितने भी नाम है, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, जनरल थिमाया, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एंड जनरल भगत प्रेमेंद्र सिंह भगत, ये सारे नाम किसी न किसी ऐसे इंडिविजुअल के हैं जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास्ड आउट है और उन्होंने अपनी सर्विसेज में बहुत डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए। फौज के अंदर उनके नाम को बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, बहुत ही ऊंचा रिगार्ड किया जाता है। उन्हीं के नाम पर ट्रेनिंग बटालियंस बनाई गई हैं और फिर ट्रेनिंग बटालियंस के अंदर जो कंपनीज बनाई गई हैं वो सारी कंपनीज किसी न किसी फेमस बैटल के ऊपर उसका नाम रखा गया है। वो फेमस बैटल जो कि भारतीय सेना ने कभी न कभी जहां पे अपने शौर्य का परिचय दिया था, जैसे कोहिमा कंपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज को डिफीट किया था, नौशेरा कंपनी 47-48 के इंडो पाकिस्तानी वॉर में पाकिस्तान को खदेड़ा था, पुंछ कंपनी सेम, अलामीन कंपनी, एक बैटल हुआ था अल अलामीन का जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हुआ था, वहां पे भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने अपने काउंटर जर्मन्स और इटालियंस को बुरी तरह से डिफीट किया था। मैकटीला कंपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बर्मा कैंपेन, सोंग्रो कंपनी, सोंग्रो रिवर थी, एक सोंग्रो रिवर के अराउंड एक बड़ा युद्ध हुआ था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। अगेन इट वॉज द अफ्रीकन कैंपेन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसमें इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। इम्फाल कंपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगेन जापानीज को डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ इम्फाल। जोजिला कंपनी 1947-48 वॉर, पाकिस्तान वॉज डिफीटेड इन जोजिला। जैसोर कंपनी 1971 वॉर, जहां पे पाकिस्तान को डिफीट करके आधा ईस्ट पाकिस्तान एक लड़ाई में जीत लिया था, जैसोर की लड़ाई। सिंहगढ़ कंपनी, हम सभी जानते हैं सिंहगढ़ जो कि पूना के पास में एक फोर्ट है और शिवाजी के योद्धाओं ने एक बहुत ही गजब की लड़ाई लड़ी थी सिंहगढ़ को जीतने के लिए, तो उसको भी ऑनर करते हुए एक कंपनी बनाई गई है। कैरन कंपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैसीनो कंपनी, इसको मॉन्ट कैसीनो, बैटल ऑफ मॉन्ट कैसीनो भी कहा जाता है, जो इटाली के हार्टलैंड में लड़ा गया था जहां पे इंडियंस ने जर्मन्स को डिफीट किया था, जिसके बाद रोम तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो सारे बैटल्स हैं, सारे क्लासिक बैटल्स हैं इन द एनल्स ऑफ इंडियन आर्मी, जहां पर कि भारतीयों ने जबरदस्त शौर्य का परिचय दिया था और उनको जीता था। और कैडेट्स को मोटिवेट करने के लिए इसी तरह के नाम रखे जाते हैं ट्रेनिंग बटालियंस के अंदर कंपनीज के, और वो कैडेट जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारी कंपनी का नाम जिस युद्ध के ऊपर रखा गया, उस युद्ध में हमारे एंसेस्टर्स ने क्या जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी, जिससे उनको आगे उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मैच करने का मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। अब जरा हम आगे देखते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग क्या होती है, उसकी ट्रेनिंग एथोस क्या है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कुछ 2-3 एस्पेक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग फोकस की जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल्स, वेपन ट्रेनिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट फ्रॉम द फोकस ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेपन हैंडलिंग, क्योंकि कोई सैनिक जब जाएगा दुश्मन से लड़ेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है दुश्मन को किल करना, दुश्मन को पकड़ना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है दुश्मन को किल करना। यही एक सैनिक को सिखाया जाता है और किल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका वेपन। तो एक वेपन जो होता है जवान का, सैनिक का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और उस दोस्त की सारी अच्छी जानकारी होनी चाहिए
एक जवान को, एक सैनिक को। इसीलिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फोकस इस बात पर किया जाता है कि एक जेंटलमैन कैडेट अपने वेपन से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाए, वेपन उसकी बॉडी का ही एक एक्सटेंशन बन जाए, वेपन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना रहे। इतना अच्छा फैमिलियराइजेशन वेपन से कराया जाता है और उसको चलाना सिखाया जाता है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कॉम्बैट में जाते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करता है, आपका स्टेमिना बहुत तगड़ा होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने की। इनफैक्ट उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से डिजाइंड होती है कि उस ट्रेनिंग में कोई भी 1 साल रुकेगा तो वहाँ पे अपने आप वो फिजिकली बहुत फिट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको एक और चीज़ के ऊपर ध्यान दिला दूँ कि जितने भी जेंटलमैन कैडेट्स जो नेशनल डिफेंस एकेडमी या एसीसी से पास आउट होकर पहुंचते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, उन्हें 1 ही साल की ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिविलियन बैकग्राउंड से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आते हो ट्रेनिंग लेने के लिए तो आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप सिविलियन बैकग्राउंड से आए हो और कोई एनडीए से आया 3 साल पास करके, तो ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ट है, ऑलरेडी वो मेंटली और फिजिकली बहुत रॉबस्ट हो चुका है। लेकिन सिविलियन बैकग्राउंड से आने वाले कैडेट को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है इस तरह के माहौल में ढलने के लिए, इसलिए सिविलियन बैकग्राउंड के लड़के की ट्रेनिंग 1.5 साल की होती है। और जो ऑलरेडी एनडीए से या एसीसी से आ रहा है, जो ऑलरेडी रॉबस्ट है मेंटली फिजिकली, उसे 1 ही साल की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। लेकिन ये 1 या 1.5 साल की ट्रेनिंग आपको फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही फिट और आपके स्टेमिना को बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग बना देती है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लड़कों को ट्रेन करने का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे ही वो अपनी यूनिट्स ज्वाइन करेंगे, जैसे ही पासिंग आउट परेड पूरी होगी, पाइपिंग सेरेमनी होगी और वो अपनी यूनिट ज्वाइन करेंगे, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एटलीस्ट प्लाटून्स को कमांड करें। एक प्लाटून जिसमें कि 30-35 सैनिक हो सकते हैं या 35 से 50 तक सैनिक हो सकते हैं, जिसमें कई जेसीओज होंगे, एक्सपीरियंस्ड जेसीओज होंगे, एनसीओज होंगे। तो लड़का इतना ट्रेंड रहे कि वो जाए एक्सपीरियंस्ड जेसीओज और एनसीओज के बीच में और अपनी जगह बना सके उनके बीच में। तो एक प्लाटून कमांडर बनाने लायक ट्रेनिंग उनको दी जाती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और इसीलिए लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। और लीडरशिप हमेशा आती वर्चूज से, और उसको भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पीछे नहीं छोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अ वॉरियर, फाइटिंग इज माई धर्म। ये कोट भागवत गीता से लिया गया है, जो कहता है कि मैं एक योद्धा हूं और युद्ध करना ही मेरा धर्म है, जो कि श्री कृष्ण के उपदेश का सार भी था जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। और यहाँ पे यही एथोस इंडियन मिलिट्री एकेडमी के किसी कैडेट के मन में बैठाए जाते हैं, डाले जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। द कोड ऑफ वॉरियर, आई एम अ वॉरियर, डिफेंडिंग माई नेशन इज माई धर्म। I will train my mind, body and spirit to fight. Excel in all devices and weapons of war, present and future. Always protect the weak. कमजोरों की रक्षा करूंगा. Be truthful and forthright. हमेशा उचित और सत्यतापूर्ण व्यवहार करूंगा. Be human, cultured and compassionate. Fight and embrace the consequences willingly. जब भी ज़रूरत पड़ेगी लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा, और जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंसीज होगी उसको एक्सेप्ट करूंगा. गॉड गिव मी स्ट्रेंथ दैट आई आस्क नथिंग ऑफ यू. ईश्वर मुझे वो शक्ति दे जिससे मुझे ईश्वर से कुछ मांगना ना पड़े. ये जो आप ओथ सेरेमनी होती है, उनके कुछ वर्ड्स हैं ये, जहाँ पे आपको ये शपथ लेनी होती कि आप ये बनोगे. तो ये एथोस सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बल्कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपके एक्शंस के द्वारा आपके अंदर इनकलकेट कर दिए जाते हैं. इसीलिए इन्हें सिर्फ कैडेट्स नहीं कहा जाता, इन्हें जेंटलमैन कैडेट्स कहा जाता है. और इसीलिए जब आप ऑफिसर बन जाते हो तो आपको ऑफिसर नहीं कहा जाता, आपको जेंटलमैन ऑफिसर कहा जाता है. क्योंकि ऑफिसर तो आप हो, लीडरशिप आपके अंदर है, स्किल आपके अंदर है, फाइटिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर है, लेकिन साथ ही साथ आपका वर्चुअस होना भी बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एसएसबी के दौरान भी मैंने आपसे बात करी थी लेक्चर में, कि आपको अगर सबसे पहले
अधिकारी बनना है भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो सबसे पहला गुण जो आपको डेवलप करना होगा आपके अंदर वो है कि यू विल हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। बाकी आप जब एक अच्छा इंसान बन जाओगे ना, तो दूसरे गुण अपने आप फॉलो करेंगे और आपके अंदर शामिल हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी इस बात को बहुत फोकस किया जाता है कि एक अच्छे योद्धा के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाया जाए एक कैडेट को, एक जेंटलमैन कैडेट को। साथ ही साथ ट्रेनिंग इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू कैरेक्टर बिल्डिंग, सर्विस, सब्जेक्ट्स एंड एकेडमी। तीन एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग होती है। पहला, सर्विस सब्जेक्ट्स। क्या होता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या वेपन्स चलाना सफिशिएंट नहीं है। आज के ज़माने में भारतीय सेना की डिमांड सिर्फ वॉरियर की नहीं है, बल्कि एक स्कॉलर वॉरियर की है, एक बुद्धिमान योद्धा की, एक विद्वान योद्धा की है। क्योंकि अगर आप योद्धा हो, आपके अंदर एक योद्धा होने के सारे गुण हैं और साथ ही साथ आपके अंदर विद्वता भी है, स्कॉलरली क्वालिटीज़ भी है, इंटेलेक्ट भी है, तो आप एक इनविंसिबल फोर्स बन जाओगे। और इसीलिए ना सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग या वेपन ट्रेनिंग, बल्कि बहुत सारे ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि उसका इंटेलेक्ट डेवलप हो, स्कॉलरली क्वालिटीज़ उसके अंदर बेहतर हो। एकेडमिक सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं। फिर वेपन ट्रेनिंग होती है, जिसके बारे में हमने बात कर ही ली है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के आधार पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के एक कैडेट को तैयार किया जाता है और हर एस्पेक्ट की परीक्षा की जाती है एंड में, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, या वो वेपन ट्रेनिंग हो। और इनमें मिले नंबर्स के आधार पर ही आपका फाइनल स्कोर शीट तैयार होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी पे, और उसी फाइनल स्कोर शीट के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट होती है। यानी कि अगर आपकी इच्छा है कि आप किसी बेहतरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा बने, तो आपका स्कोर अगर उस हिसाब से बहुत कम हुआ तो शायद आपको आपकी पसंदीदा यूनिट ना मिले। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा तो आपको आपकी पसंदीदा यूनिट मिल सकती है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हर कैडेट ये चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे, ताकि उसको उसके मनपसंद चॉइस ऑफ आर्म्स हासिल हो सके। फिर आती है एक्सरसाइज चंडेट्स। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करवाई जाती है। दरअसल इस एक्सरसाइज में ये करवाया जाता है कि सारे कैडेट्स को दो ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप को बनाया जाता है कि यू विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ टेररिस्ट्स, आप टेररिस्ट का रोल प्ले करोगे। और दूसरे ग्रुप को बनाया जाता है कि भाई आप जो है आर्मी मैन का रोल प्ले करोगे। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम किसी दुश्मन से लड़ाई करते हैं, और आपको तो पता ही है कि काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई निरंतर चलती रहती भारत में, खास तौर पे जो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह के एक्सरसाइज का ये होता है कि जब आप यू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ एनिमी, तो आप एक टेररिस्ट की तरह सोचते हो और आपके दिमाग में वो थॉट्स आते हैं कि किस तरह से मैं अपने टेररिज्म की एक्टिविटी को अंजाम दे सकता हूं। और इस तरह से आपको दुश्मन के माइंड को रीड करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, बिना दुश्मन से कांटेक्ट किए। दुश्मन के रोल को प्ले करने का एक टास्क दिया जाता है कुछ सैनिकों को। तो इस तरह से वो समझ पाते हैं कि एक टेररिस्ट जब ऑपरेट करता है तो किस मेंटालिटी के साथ ऑपरेट करता है। और इसीलिए जब इनको मौका मिलेगा उन टेररिस्ट्स के अगेंस्ट लड़ाई करने का, तो ये लोग बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हम भी जब टेररिस्ट बने थे उस रोल प्लेइंग के लिए, तो हमारे दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे थे, तो अभी टेररिस्ट क्या सोच रहे होंगे। और जब आपको ये पता हो कि आपका दुश्मन क्या सोच रहा है, तो आप हमेशा एक कदम आगे रहते हो, और जीत उसी की होती है जो एक कदम आगे रहता है। इसीलिए एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे का कॉज भी बहुत ही रीजनेबल कॉज है। फिर बात आती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर होने वाले स्पोर्ट्स की। एक फौजी के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है, और फिटनेस का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है स्पोर्ट्स। ना सिर्फ फिटनेस, बल्कि स्पोर्ट्स खेलने के साथ में आपके अंदर बहुत सारे दूसरे वर्चूज भी डेवलप होते हैं, बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज़ भी डेवलप होती है। आप हार को स्वीकार करना सीखते हो, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट डेवलप होती है, आप ज़्यादा शार्पली सोचना शुरू कर देते हो, आपका बॉडी और माइंड एक कोऑर्डिनेशन में काम करना शुरू करता है। और इसीलिए स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी पीछे नहीं रखा जाता है। स्पोर्ट्स इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डिफेंस इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग का, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। ज़रा देखिए हम किस किस तरह के स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉक्सिंग।
और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है। बॉक्सिंग ना सिर्फ आपके अंदर स्टैमिना बहुत अच्छा डेवलप करता है, बल्कि बॉक्सिंग आपको मार झेलना सिखाता है। इट इज समटाइम्स इजी टू स्ट्राइक समवन। आप किसी को मार दो, ये आसान होता है, आपने हाथ चलाया और किसी को मार दिया, लेकिन जब उसने आपको पलट के मारा तो आप उस वार को कितना सहन कर पाए, आप कब तक अपने ग्राउंड पे खड़े रहे। ये क्वालिटी बॉक्सिंग सिखाता है एक इंसान को। जिसने भी बॉक्सिंग करी है वो जानता है कि व्हाट इट टेक्स टू हैव अ पंच ऑन द फेस। जब आंखों पे, जब मुंह पे एक पंच लगता है तो कैसा फील होता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, दिन में तारे नजर आना। एक्चुअली वाकई में वो दिन में तारे नजर आ जाते हैं अगर कोई पंच कनेक्ट होकर लगता है आपको। कोई आपको राइट हुक अच्छे से मार दे या जैब लग जाए किसी का बहुत अच्छे से, तो आपको दिन में तारे दिख जाते हैं। लेकिन उस झटके को सहन करके भी अपने ग्राउंड पे खड़े रहना और अपने ओपोनेंट के ऊपर काउंटर स्ट्राइक करना, ये सिखाता है बॉक्सिंग। और एक बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट दिया जाता है कैडेट्स को जो बॉक्सिंग करते हैं। इनफैक्ट लगभग सारे ही कैडेट कभी न कभी बॉक्सिंग के रिंग में उतरते ही हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर। बाकी दूसरे स्पोर्ट्स भी ऐसे ही हैं जो आपकी कॉम्बैट की एबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। एथलेटिक्स एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप बहुत दूर तक भागते हो, आपका स्टैमिना बहुत मजबूत होता है, इंड्योरेंस बहुत आपका सुधरता है। स्विमिंग, क्योंकि आप फौजी हो, आपको किसी भी तरह के ऑपरेशन में जाना पड़ सकता है जहां पे आपको तैरने की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए स्विमिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ दूसरे गेम्स भी आपको इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उन लड़कों के लिए भी जो स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके छोटे शहर या उनके शहर में इतनी अच्छी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती, तो वो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करके अपने उस पैशन को परस्यू कर सकते हैं, जो कि आप पीछे फोटोग्राफ्स में देख सकते हो। हाँ, क्रिकेट को कोई ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत लंबा गेम भी है और उसमें इतना ज़्यादा स्टैमिना नहीं लगता है। इसीलिए ऐसे ही स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है जो कॉम्बैट की स्किल्स को आपके डेवलप करे और जो फटाफट शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट बस्ट में पूरे हो जाए। फॉर एक्सेप्ट दी एथलेटिक्स, क्योंकि एथलेटिक्स में जो एंड्योरेंस रनिंग होती वो कई कई किलोमीटर्स की होती है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसके लिए जाना जाता है। आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में इंटरनेट पे देखोगे तो सारे फोटोग्राफ्स आपको लगभग इसी इवेंट के दिखाई देंगे, जिसे कहा जाता है पासिंग आउट परेड। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में सारे ऑफिसर्स या सारे जेंटलमैन कैडेट्स, जो उस समय तक जेंटलमैन कैडेट्स ही होते हैं, वो सारे जेंटलमैन कैडेट्स एक आखिरी परेड के लिए तैयार होते हैं, जिसको बहुत से गणमान्य अतिथि देखने के लिए आते हैं फ्रॉम विद इन दी आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल्सो फ्रॉम विद इन दी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप। और इन सब के सामने एक बेहतरीन कदम से कदम मिला के हाईली कोऑर्डिनेटेड परेड की जाती है, जिसे पासिंग आउट परेड कहा जाता है। इसी पासिंग आउट परेड के बाद में सारे जेंटलमैन कैडेट्स के पेरेंट्स या उनके जो भी रिलेटिव्स या गार्जियंस होते हैं वो सभी आते हैं और कंधे के ऊपर एप्लेट से ऊपर से पाइपिंग निकालते हैं और उनकी रैंक सामने आ जाती है। इसी वक्त तक जेंटलमैन कैडेट्स को ये बात भी पता चल चुकी होती है कि क्या उन्हें उनका चॉइस ऑफ आर्म मिला है या नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन सा आर्म उनको मिला है। क्या उन्हें इन्फेंट्री की कोई यूनिट मिली है, या वो आर्मर्ड का हिस्सा बनेंगे, या फिर आर्मी के किसी और विंग में वो सर्व करेंगे। तो ये दिन आपका जो होता है आखिरी दिन होता है एज ए ट्रेनी, और जैसे ही आपके पेरेंट्स आपके शोल्डर पे से पाइप्स निकालते हैं, आपकी रैंक्स एक्सपोज हो जाती है और साथ ही साथ आप अधिकारी के नाम से फिर जाने जाते हैं। फिर आपके नाम के आगे लेफ्टिनेंट लग जाता है और इस तरह से फिर आप जल्दी ही अपने पेरेंट यूनिट के अंदर जाके कमीशन हासिल कर लेते हो। तो ये फाइनल स्टेप होता है और इसी परेड के आखिरी कदम को कहा जाता है अंतिम पग, जिस पे पांव रखते ही फिर जेंटलमैन कैडेट नहीं रहता, अफसर बन जाता है। और वो पाइपिंग सेरेमनी होती है जिसमें आपकी यूनिट और आपकी रैंक सबको दिखाई देने लगती है। आपको अधिकार मिल जाता है कि अब आप उस यूनिफॉर्म को पहन सकते हो। इतने ज़बरदस्त ट्रेनिंग मॉड्यूल को और इतने ज़बरदस्त एथोस को डेवलप करने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने एक से एक सूरमा अधिकारी पैदा किए। पहला फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो, आप सभी जानते हो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनकी लीडरशिप में 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए। दूसरा फोटोग्राफ आप देख रहे हो, दैट इज़
मेजर सोमनाथ शर्मा, द फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी ऑफ इंडिया, जिन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के खिलाफ हेविली आउटनंबर्ड होने के बाद भी लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई लड़ते हुए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बडगाम। कुमाऊं रेजिमेंट के ये ऑफिसर थे और इन्होंने पाकिस्तानियों के एक बहुत बड़े ग्रुप को, बहुत बड़ी ट्रूप्स को आगे बढ़ने नहीं दिया, जबकि इनकी सिर्फ एक कंपनी मौजूद थी बडगाम में, लेकिन उन्होंने बडगाम का बहुत सक्सेसफुल डिफेंस किया। अगर उस दिन ये बडगाम का डिफेंस नहीं करते तो पाकिस्तानी बडगाम को पार करके श्रीनगर की एयरफील्ड को कब्जा कर लेते और भारतीय सेना फर्दर अपना मोबिलाइजेशन कर ही नहीं पाती जम्मू और कश्मीर में, और ये पूरा इलाका हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन इतना क्रूशल और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका रहा। फिर नाम आता है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का, जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया। कहाँ जाके? फॉरेन कंट्री में जाके, अफ्रीकन कंट्री में जाके, वहां पर वहां के रेबल्स के अगेंस्ट पूरी ताकत के साथ लड़ाई करी। गुरखा रेजिमेंट, गुरखा राइफल्स के एक ऑफिसर थे और इन्होंने बाहर जाके, अफ्रीकन कंट्री में जाके यूएन पीस कीपिंग मिशन में पूरे वैलर के साथ लड़ाई करी और सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, जिसके लिए इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 17th पूना हॉर्स, 1971 बैटल ऑफ बसंतर, अपने एक हाफ डैमेज्ड टैंक के मदद से इन्होंने पाकिस्तान के कई टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था और पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट मोर्चा जीतने से रोक लिया था, जबकि इनके साथ के 2 टैंक्स बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं रह गए थे। तो अकेले दम पे इन्होंने पाकिस्तान के कुछ टैंक्स को हिट किया और उनको हिट करके उस डायरेक्शन से, उस फ्लैंक से अपने पार्ट को पूरा सिक्योर कर लिया, जिसकी वजह से बसंतर नदी की लड़ाई हम जीत पाए थे और जरपाल के गांव को हम कब्जा बना के रख पाए, उस गांव के ऊपर कब्जा हम बना के रख पाए थे, जिसके लिए इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये फोटोग्राफ आप सभी जानते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने .4875 की लड़ाई लड़ी थी कारगिल वॉर के अंदर और परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। एंड कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने कारगिल की ही लड़ाई में 1/11 गोरखा के ऑफिसर थे। कैप्टन विक्रम बत्रा आप सभी जानते हो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ऑफिसर थे। कैप्टन मनोज पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स के ऑफिसर थे और इन्होंने कुकरथांग की लड़ाई जीती थी कारगिल में। कुकरथांग की लड़ाई के बाद में इन्होंने खालूबार की लड़ाई के दौरान जुबार टॉप को जीता था और इस तरह से इन्होंने भी दुश्मन को कई मोर्चों पर डिफीट किया था और लीडरशिप का ज़बरदस्त एग्जाम्पल पेश किया था, वो लीडरशिप जो इन लोगों के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने इनकलकेट करी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमारे बहुत सारे जवान, हमारे बहुत सारे लड़के इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ना सिर्फ ज्वाइन करेंगे बल्कि इन हीरोज़ की लेगेसी को बरकरार रखेंगे। जय हिंद।